हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मीरा और राणा के संवाद में राणा ने कहा कि मीरा किण दुख कारणे छोड़ो सुख संसार, जरा बताओ तो करा मैं कोई उपचार। तब मीरा ने जवाब दिया कि प्रेम दीवानी मैं भई, दर्द न जाने कोई, अब तो दर्द तदी मिटे बेद सांवरो होय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारी जो स्नातकोत्तर की कक्षा चल रही है उसके अंदर आज हम बात करेंगे काव्य प्रयोजन की। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। अच्छा लगे हमारा ये मैटर तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। किसी ने कमेंट किया था कि ये जो कथन होते हैं संस्कृत आचार्यों वाले संस्कृत में, इनका साथ में हिंदी भी बता दिया करें। हालांकि परीक्षा में आना तो संस्कृत में, उसी अनुसार सूत्र बना के आपको बताया गया था कि हिंदी भी बता दिया करें। तो मेरी कोशिश रहेगी उनकी साथ साथ में आपको संस्कृत जो कथन है, उक्तियाँ, उनकी आपको हिंदी भी बताता रहूँ मैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं काव्य प्रयोजन। यह है आज काव्य प्रयोजन का पहला भाग है। काव्य प्रयोजन यानी कि काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य प्रयोजन इस शाब्दिक अर्थ को तो समझ गई, काव्य रचना का उद्देश्य काव्य प्रयोजन हो गया। लेकिन काव्य का प्रयोजन होता क्या है? परीक्षा के अंदर पूछ ले कि निम्न में से काव्य का प्रयोजन है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? तो हम देखते हैं कि काव्य प्रयोजन क्या है। तो साहित्य का मूल प्रयोजन या काव्य का मूल प्रयोजन या उद्देश्य क्या होता है? मानव संवेदना का विस्तार, संस्कार और परिष्कार करना है। काव्य का प्रयोजन क्या हो गया कि मनुष्य की, मानव की संवेदनाओं का विस्तार करना, संस्कार और परिष्कार करना ही साहित्य का मूल प्रयोजन है। अब काव्य प्रयोजन के विषय में किन किन ने क्या क्या कहा और किस प्रकार से क्या क्या काव्य प्रयोजन बताए हैं, उनको देखते हैं। तो काव्य प्रयोजन की जो धारा है उसको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले तो एक तो संस्कृत के आचार्यों, कवियों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन हो जाएंगे। दूसरा हमारे हो जाएंगे पाश्चात्य जो चिंतक और रचनाकार, उनके द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। और तीसरा हो जाएगा अपने आधार हिंदी के रचनाकारों, आलोचकों द्वारा जो काव्य प्रयोजन के विषय में क्या चर्चाएं की गई है, क्या कहा गया, वो लेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस वीडियो में संस्कृत के आचार्यों, कवियों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। इसको साथियों हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। अगर अच्छे से समझा और साथ साथ में लिखते रहे तो शायद पुनः दोबारा आपको काव्य प्रयोजन के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने क्या कहा? तो जीवन के सभी पक्षों की अभिव्यक्ति, या यूं कहें कि समग्रता में जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन या सृजन का उद्देश्य माना। संस्कृत के जितने भी आचार्य, कवि हुए हैं, उन्होंने काव्य प्रयोजन का उद्देश्य क्या माना है कि जीवन के संपूर्ण, सर्वांगीण सभी पक्ष जो हैं, उनका जो जीवन सौंदर्य है उसकी अभिव्यक्ति करना ही क्या है? सृजन का उद्देश्य है, काव्य का उद्देश्य है। अब किस किस ने क्या कहा वो देखते हैं। तो संस्कृत आचार्यों ने कहा कि काव्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का साधन है। संस्कृत आचार्यों ने काव्य को क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन बताया है। अब वहीं आद्याचार्य भरत मुनि ने कहा था कि नाट्य शास्त्र में, उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें नाट्य या काव्य को धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी और बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश माना है। भरत मुनि ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है? काव्य प्रयोजन किसे माना है? तो नाट्य या काव्य के अंदर धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश माना है। उन्होंने श्लोक में इसमें कहा है कि धर्मस्य मविष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनम नाट्य में तदय भविष्यति। ये नाट्य शास्त्र के अंदर कहते इनको इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। धर्म को, यश को, आयु के साधक को, लोक कल्याणकारी और बुद्धि के वर्धक तथा लोकोपदेश को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिएगा। वहीं आगे भाम्य क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर भाम्य के ग्रंथ की पूछ ले, ग्रंथ कौन सा? तो काव्य अलंकार, साथ साथ में ये भी है।
और यहाँ पर ऊपर आप अपने नाट्य शास्त्र है। तो भामह क्या कहते हैं काव्य अलंकार में, पुरुषार्थ चतुष्टय। अब यहाँ से भी देखो प्रश्न बन गया कि पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया। और आगे एक प्रश्न और बनेगा इसी से जुड़ा। तो काव्य अलंकार में पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त कलाओं में विलक्षणता, प्रीति एवं कीर्ति को भी काव्य कला का क्या है, प्रयोजन माना है। उनको तो उन्होंने माना, लेकिन यहाँ पर भामह क्या कहते हैं कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, इनके साथ ही कलाओं में विलक्षणता, प्रीति एवं कीर्ति को भी काव्य कला का प्रयोजन इन्होंने माना है भामह ने। तो भामह ने जो कहा है वो धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, ये कहते हैं भामह। तो ये आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ में कलाओं में विलक्षणता, प्रीति एवं कीर्ति, इनको भी आप ध्यान रखना, ये काव्य कला के प्रयोजन माने भामह ने। आगे देखते हैं कि वामन और भोज ने क्या कहा। तो वामन और भोज ने कीर्ति और प्रीति, इनको काव्य प्रयोजन माना है। वामन और भोज ने किसको माना है, कीर्ति और प्रीति को। कीर्ति यानी यश और प्रीति यानी आनंद, इनको काव्य प्रयोजन माना वामन और भोज ने। वामन तो कहते भी एक जगह है कि काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, ये कहते हैं वामन। तो वामन और भोज ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना। वहीं आगे विश्वनाथ की बात करते हैं, जो मैंने पीछे प्रश्न की बात की वो यहाँ पर आ रहा है। विश्वनाथ ने पुरुषार्थ चतुष्टय या कहें कि चतुर्वर्ग को काव्य प्रयोजन माना है। और पुरुषार्थ चतुष्टय और चतुर्वर्ग क्या है, वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। लेकिन यहाँ पर अब विशेष बात ये और आ रही है, अग्नि पुराण में केवल त्रिवर्ग को ही काव्य प्रयोजन माना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से भी तो है ही। अग्नि पुराण में क्या माना है, केवल त्रिवर्ग को ही काव्य प्रयोजन माना है। और त्रिवर्ग के अंदर इन्होंने मोक्ष को छोड़ दिया है, धर्म अर्थ काम, मोक्ष को छोड़ दिया और त्रिवर्ग में इन्होंने माना धर्म अर्थ और काम। ये ध्यान रखिएगा, अग्नि पुराण में इन्हीं को केवल तीन को ही काव्य प्रयोजन माना है। और सबसे प्रमुख जो काव्य प्रयोजन के विषय में कहा है उसको देखते हैं। इन्होंने विस्तारित रूप से सबको समेटते हुए चर्चा को शामिल करते हुए कहा मम्मट ने। तो मम्मट ने क्या किया, भरत से लेकर कुंतक तक की जो काव्य प्रयोजन की चर्चा है उसी को पूरी को समेटते हुए इन्होंने क्या कहा, काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्यम पर निवृत्तये कांता सम्मित तयो पदेश युजे। ये काव्य प्रकाश के अंदर कहते हैं मम्मट। अब इन्होंने 6 जो काव्य प्रयोजन बताए हैं, काव्यम यशस्य, यश अर्थ कृत्य, धन व्यवहार विदे, तो व्यवहार ज्ञान, और शिवेतर रक्षते ये, और सद्य पर निवृत्तये और कांता सम्मित। तो ये जो 6 काव्य प्रयोजन मम्मट ने बताए, इनको हम और विस्तार से अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो ये मम्मट के द्वारा 6 बताए गए काव्य प्रयोजन है। सबसे पहले बात आती है यश की। तो कविता का प्रयोजन क्या होता है, कवि को यश दिलाना होता है। कविता का प्रयोजन क्या होता है, कवि को यश दिलाना, यानी कि मनुष्य की यश पाने की तीव्र इच्छा होती है और काव्य सृजन के माध्यम से वह इस इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। तो कालिदास जैसा कवि भी यश प्राप्ति होने की आंतरिक अभिलाषा रखता है और आधुनिक रचनाकार भी यश प्राप्ति की इच्छा है जो रखते हैं। ये हो गया पहला काव्य प्रयोजन। दूसरी बात आती है धन की। तो कवि को कविता से धन की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है साहब। हम भी कई कवि सम्मेलनों में मुशायरों में जाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, और भी बड़े कई रचनाकार हैं तो कवि को कविता से धन की प्राप्ति होती है। और पुराने समय की हम बात करें तो राज्याश्रय प्राप्त कवि अपने आश्रयदाताओं से धन पाते थे, बिल्कुल पाते थे। और हिंदी के रीतिकालीन जो कवि थे बिहारी पद्माकर देव ने राजाओं से अपार संपत्ति प्राप्त की थी। बिहारी लाल को तो हर दोहे पर असरपी मिलना भी प्रसिद्ध बात है, आपने सुना होगा कि बिहारी को हर दोहे और असरपियाँ मिलती थी। तो ये हो गई धन के विषय में बात। अब बात करते हैं व्यवहार ज्ञान।
तो कवि की कविता में जीवन के अनुभवों का जो खरापन पैदा करके ही वो बड़ा होता है। ये बात आती है व्यवहार ज्ञान के। तो हिंदी की कविता में अमीर खुसरो को ले लीजिए आप, तुलसी को ले लीजिए, कबीर को ले लीजिए, रसखान को ले लीजिए, रहीम, भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध, जो इनका रचना कर्म था वो हमें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देता है। और हिंदी प्रदेशों में आज भी रहीम, तुलसी, कबीर आदि की जो जनता की ज़ुबान पर रहते हैं ये। और रामचरितमानस तो ऐसा एक ग्रंथ है जो 2400 घंटे गाया जाता है। तो बात बात में उनकी पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए लोग अपने कथन की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। ये हो गई व्यवहार ज्ञान की बात। अब हम बात करते हैं आगे 4 नंबर जो काव्य का प्रयोजन है, शिवेतर रक्षते। मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ लें अच्छे से कि ये चीज़ें होती क्या है। तो शिवेतर रक्षते यानी कविता से अमंगल का नाश होता है। हनुमान चालीसा के पाठ करवाया जाता है, रामायण के सुंदरकांड के पाठ करवाए जाते हैं, वो इसी दृष्टि से कि कविता से क्या अमंगल का भी नाश होता है। तो ये विश्वास बहुत पुराना है। रौद्र स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सूरसागर आदि का पाठ जो है ना इसी दृष्टि से किया जाता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं, सद्य है पर निर्वृत्तये, इसकी बात करते हैं। तो तत्काल दुख का नाश और आनंद की प्राप्ति, तुरंत ही तत्काल दुख का तो नाश हो गया और आनंद की प्राप्ति हो गई। ये काव्य प्रयोजन का भी, काव्य का एक ये भी प्रयोजन है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक या काव्य का प्राण रस को माना है। तो इसमें भरत मुनि ने कहा है कि मेरे द्वारा रचित नाट्य दुख से जो पीड़ित आदमी है, कोई थकामांदा आदमी है, शोक से संतप्त आदमी है, उन ऐसा लोगों के लिए उस समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला होता है मेरा ये नाट्य होता है, मेरा जो काव्य होता है। तो ये बात हो गई ये। अब हम बात करते हैं जो अगला और आखिरी जो काव्य प्रयोजन है, मम्मट द्वारा प्रतिपादित, मम्मट द्वारा प्रस्तुत कांता समित उपदेश। कांता समित उपदेश यानी कि कविता जो है वो मधुर भाषिणी स्त्री की तरह लोक हितकारी उपदेश देती है। कविता क्या है, मधुर भी है, मधुर भाषिणी भी है और लोक हितकारी उपदेश देने वाली है। कैसे उपदेश देने वाली है, लोक हितकारी उपदेश देने वाली है। यहाँ पर कांता के अर्थ की बात करें हम, शाब्दिक अर्थ कांता की, तो पति का हित चाहने वाली स्त्री। कांता यानी पति का हित चाहने वाली स्त्री। जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी जो अपने पति को बराबर समझाती है, रावण मंदोदरी संवाद अपने अध्याय भी है, उसमें भी आपने देखा होगा, समझाती कि दूसरों की पत्नी और संपत्ति का हरण करने वाले का नाश होता है, अतः सीता वापस कर देनी चाहिए, वहाँ पर सीता को वापस कर देना चाहिए, यह मंदोदरी समझाती है। तो ये थे आज की कक्षा में। इस प्रकार हमने भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजनों की चर्चा की, कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से कि ये हमने चर्चा की। तो आपको ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज की ये कक्षा आपको अच्छी लगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली कक्षा में अगले चिंतकों द्वारा काव्य प्रयोजन लेकर हाजिर होंगे।